ठीक है, तो पार्ट 9 स्टार्ट हो जाएगी, सब लीज ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सब लीज ट्रांजेक्शन कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे उसका वो होगा, वो सब चीज़ें इसमें है। अगर हेड लीज जो है एग्जेम्प्टेड है या ऑपरेटिंग लीज है तो क्या होगा, अगर वो फाइनेंस लीज है या लॉन्ग टर्म लीज है तो क्या होगा। ऑपरेटिंग लीज है तो वो भी ऑपरेटिंग लीज होगी। अगर जो हेड लीज ऑपरेटिंग है तो उसकी अगली जो फिर अगर वो हेड लीज ऑपरेटिंग लीज है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज तो सब लीज, सॉरी देन सब लीज भी आपकी ऑपरेटिंग लीज होगी। एसएलएम बेसिस पे वो रिकॉर्ड करोगे इनकम, और एसएलएम बेसिस पे ही एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ओरिजिनल लेसी विल पे रेंटल इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बट विल कलेक्ट रेंटल इन सब लीज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कैन नॉट ऑफसेट, सिर्फ बड़ी बात ये है कि वी कैन नॉट ऑफसेट द लीज, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक दूसरे को वो दो पार्टीज तो जानती ही नहीं, ए बी को जानता है, बी ए को जानता है, बी सी को भी जानता है, लेकिन ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते। सो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट बी ऑफसेट। इतना भी मत बता। ट्रीटमेंट इन केस सेकंड, अगर वो फाइनेंस लीज हो जाती है तो सबसे पहले हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इसकी टर्म्स एंड जो भी इसकी कंडीशंस होती हैं, मोस्टली वही वाली लगाई जाती है जहाँ पर जो उसका पीरियड होता है, कौन सा पीरियड, जो लीज टर्म हुआ है अगर वो इक्वल होता है या उससे ज़्यादा होता है तो हम उसको फाइनेंस लीज मान लेते हैं। ठीक है, सब लीज कॉन्ट्रैक्ट विल क्लासिफाई अंडर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज बेस्ड ऑन द फैक्ट इन सब लीज कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑपरेटिंग लीज आ गया तो क्या होगा, और फाइनेंस लीज आ गया तो क्या होगा। ऑपरेटिंग लीज आ गया तो हम इसको इंटरमीडिएट लेजर को फॉलो करेंगे, रेंटल ऑन एसएलएम हम रिसीव करते रहेंगे विदाउट डी रिकॉग्नाइजिंग एन आरओयू एसेट। लेकिन फाइनेंस लीज के केस में अब वो एसेट तो हमारी, अगर फाइनेंस लीज है तो अपने वो सब लेजी को दे दी ना, तो वी विल डी रिकॉग्नाइज द आरओयू एसेट। वो कैसे करेंगे, और रिकॉग्नाइज कर लेंगे नेट इन्वेस्टमेंट को, उसके लिए एंट्री डाल देंगे और इसको पीएनएल में अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे जैसे कि हमने वो सेल कर दी हो। ये लेसी की बुक्स में खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ। तो नेट इन्वेस्टमेंट डेबिट जितने से भी टू आरओयू एसेट, आरओयू एसेट जो होगी तेरी उसकी कोई कैरिंग अमाउंट होगी वो लिख देगा, और यहाँ पर जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करके जो भी तेरे अमाउंट आएगी वो लिख देगा। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ये तो तेरी बुक्स में जो रखा है, किसकी बुक्स हैं ये, लेसी की बुक्स में, उसको लिख लेंगे। 39, 40 और 41 इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार वैसे ही रिव्यू कर लेना, ऐसा कुछ उनमें है नहीं बट एक बार फिर भी दिखा देते हैं। तो ये ले 41, ये तो भाई 39 है। ABC ओरिजिनल लीज उसमें बिल्डिंग में आया 5 साल के लिए, 3 साल के लिए उसने इसको दे दिया, सॉरी 4 साल के लिए, तो इसको वही कर लेंगे हम, इसको नॉट अंडरलाइन बिल्डिंग ऑफ, यही इसमें ये रोज़, इसको रोज़ लिख दे क्योंकि ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ी याद करने योग्य। द सबलीज क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू आरओयू एसेट, जो सबलीज क्लासीफाई की जाएगी ना वो आरओयू एसेट के रेफरेंस में की जाएगी, आरओयू एसेट इन द हेड लीज के रेफरेंस में। ओके, एंड नॉट द अंडरलाइंग बिल्डिंग ऑफ द हेड लीज। ठीक है, व्हेन असेसिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ व्हेन असेसिंग यूजफुल लाइफ क्राइटेरिया, तो हम सब लीज टर्म को 4 साल को कंपेयर करेंगे विद 5 साल ऑफ आरओयू एसेट इन द हेड लीज नॉट कंपेयर्ड विद 40 years old. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली may result in the sublease being classified as a finance lease simply. 40 क्वेश्चन 39, 41, 42 था शायद, 40 और 41 था। ठीक है, हेड लीज होगी, सब लीज होगी, इसके अंदर दो बता रहे हैं। हेड लीज है 5 साल रुपए की, 5 साल की, और जो उसकी ये है ये 3 साल की। तो यहीं से ही समझ में आ रहा है बट उसको वही लिखने वाली बात है। द intermediate in reference to the ROU arising from ROU asset, the intermediate lesser classify as a finance lease having considered the requirement of Ind AS 16. ये वाली लाइन को हाईलाइट करते हैं, having considered the requirement of Ind AS 16। हम ये बता रहे हैं कि फाइनेंस लीज है लेकिन उसको एविडेंट कर रहे हैं किससे, हैविंग कंसिडर्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ Ind AS 16, उसके साथ में उसका रीजन दे रहे हैं क्यों। दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ यूजफुल लाइफ फॉर अ लीज टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज। यूजफुल लाइफ का जो क्राइटेरिया होता है ना, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ यूजफुल लाइफ फॉर अ लीज टू बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज। व्हेन द इंटरमीडिएट लेजर एंटर इनटू अ सब लीज, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अब ये इसमें फाइनेंस लीज में आ गया ना, तो हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे आरओयू एसेट को रिलेटिंग टू हेड लीज दैट इज ट्रांसफर टू द सब लीज इन रिकॉग्नाइज द नेट इन्वेस्टमेंट इन द सब लीज। ठीक है, रिकॉग्नाइज डिफरेंस बिटवीन आरओएस एंड नेट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो रिटेन कर लेंगे हम, जो लीज लाइबिलिटी जो भी हमारी वो चलती रहेगी ना उसको तो हम रिटेन कर लेंगे। जो भी हमारी लीज लाइबिलिटी जो पहले चल रही थी, लीज लाइबिलिटी का जो अकाउंट था रिलेटिंग टू हेड लीज इन इट्स बैलेंस शीट विच रिप्रेजेंट द लीज पेमेंट ओड टू द
हेड लेसर, वो तो वैसे की वैसे ही चलती रहेगी, वो वाला अकाउंट हम डिलीट नहीं करेंगे। फिर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द सबलीज द इंटरमीडिएट लेसर रिकॉग्नाइज बोथ फाइनेंस इनकम जो ऑन द सबलीज जो कि उसको मिल रही है, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन द हेड लीज जो कि वो पे कर रहा है। Intermediate leases classify the sublease by reference to the ROU asset arising from the head lease. That is, in this case, comparing the 2-year sublease with the 5-year ROU asset in the head lease. ठीक है, the intermediate leases classify the sublease as an operating lease. Have you considered the requirement to Ind AS is one of the criteria useful ever lease to classify finance lease, and since it is not satisfied, classify the same as an operating lease. Hence, since it is not satisfied, classified, we will classify it as an operating lease. Then it will be classified as an operating lease. It will be इसके साथ में यहाँ पर ऐड कर ले, and it will be classified as an operating lease. Hence it will be classified when the intermediate lessor entered to sublease the lessor retains the lease liability and ROU asset दोनों को retain करेगा वो, ठीक है। और ये दो चीज़ होती है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सबलीज द इंटरमीडिएट लेसर रिकॉग्नाइज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द जो इंटरमीडिएट लेसर है वो रिकॉग्नाइज करेगा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ROU एसेट, इंटरेस्ट ऑन द लीज लायबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सब लीज, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है ना, ठीक है। और ऑपरेटिंग लीज है तो भाई वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ही, और रिकॉग्नाइज भी करेगा लीज इनकम फ्रॉम द सब लीज, ठीक। फिर आ जाता जो एक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इससे, ये तो मतलब ठीक ठाक था, इसमें ऐसा कुछ इतना वो नहीं है, सिंपल भी था, और सब लीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन, प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट नंबर 11, लीज एंड सेल बैक, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। इमीडिएटली सेल करके उसको लीज पे वापस ले लेना। इन द बुक्स ऑफ लेसी हम क्या करेंगे, लेसर का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जिसको हम बेच रहे हैं, जो हमारा बायर है वही हमारा लेसर बन जाएगा, तो हम लेसी की बुक्स में खड़े होकर अपनी एसेट को बेच के उसको दोबारा लीज पे ले रहे हैं। तो पहले प्रॉफिट कंप्यूट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस लेस कैरिंग अमाउंट, हमेशा सेलिंग प्राइस रहेगा ये लेस कैरिंग अमाउंट, अनटिल अनलेस वहाँ पे फेयर वैल्यू जो है आपकी वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा, वो आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो फिर फेयर वैल्यू लेंगे, विच एवर इज लोअर वाला केस लग जाता है, ठीक है। निकल गई वो, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई। लेकिन यहाँ पे जो स्टेप थर्ड है वो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कैरिंग अमाउंट पर लेते हैं हम इसको, जो ROU एसेट हमारी रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले जहाँ पे भी था हर जगह हम प्रेजेंट वैल्यू पे ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ROU एसेट को अपनी बुक्स में कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी कंप्यूटेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि देख कैरिंग अमाउंट जो थी उसकी वो थी इस सेलिंग प्राइस पे इतनी, और जो प्रेजेंट वैल्यू जो हम उसकी आज रख रहे हैं उस बेस पे इतनी होगी, तो ये कैरिंग अमाउंट टू भी रिटेन्ड आ जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग फोर्थ भी है, काफ़ी इजी है वैसे समझने में, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग फॉर्म में थोड़ा लास्ट वाला पार्ट प्ले कर लेना इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी लेटर ऑन। स्टेप फोर्थ में क्या आ गया, कैरिंग अमाउंट टू भी ट्रांसफर, वो कैसे निकलेगी, हमारे पास कैरिंग अमाउंट है। स्टेप थर्ड में जो हमने अमाउंट निकाली है जो कि हमें रिटेन करनी है, वो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ट्रांसफ़र वाली मिल जाएगी। अब यही ट्रांसफ़र वाली जो हम सेल कर रहे हैं, इसी के सेल कर रहे हैं, उसी के ऊपर तो हम प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे ना, पूरे के ऊपर तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ अमाउंट तो हम कुछ एसेट तो हम रिटेन भी कर रहे हैं। अब एसेट तो पूरे रिटेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसका एक प्रोपोर्शन रख रहे हैं, मतलब उसकी अमाउंट का एक प्रोपोर्शन रख रहे हैं। एसेट पूरे लेकिन अमाउंट का प्रोपोर्शन है। आयरोनिकल बात है ये, बट ठीक है। कैरिंग अमाउंट जो है 10 लाख है, सेलिंग प्राइस 15 लाख है, 5 लाख का प्रॉफिट इंस्टेंटली आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 8.5 लाख आ गई। अब इसका 8.5 लाख पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है 8.5 लाख की, वो निकालो, उस पर रिकॉर्ड करेंगे ROU एसेट को, वो है 5,66,667। तो इसको इस अमाउंट को ट्रांसफर में से उसमें से टोटल में से निकाल दो, तो आपकी जो आपको ट्रांसफर करनी है वो आ गई। फिर ये 4,33,000 जो है ये हम इस पे मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हम इतनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम टोटल प्रॉफिट जो कमा रहे हैं टोटल कैरिंग अमाउंट पे वो 5 लाख कमा रहे हैं, तो 4,33,000 पे कितना कमाएंगे, 2,16,667। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्रीज पास हो जाएगी। बैंक में 15 लाख आ गया, ROU एसेट 5,67,667 की हमने रिकॉर्ड कर ली क्योंकि हमने रिटेन करी है। जो एसेट चली गई वो 10 लाख की चली गई। लीज लाइबिलिटी कितने की रिकॉर्ड कर ली, 8,50,000 की आएगी, जो कि है लीज लाइबिलिटी तो वो ही रहेगी जितनी की है, लेकिन ROU एसेट यहाँ पे अलग होगा और प्रॉफिट उसका आ जाएगा 2,16,667। तो वो उसके अकॉर्डिंग में हो गया। और यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस जो है वो एक्सीड कर जाता है फेयर वैल्यू से,
तो क्या सिचुएशन होगी, तो वो सिचुएशन जो होगी वो डेल्ट होगी अंडर इस केस में, अगर ज़्यादा हो गया या फिर वो उससे कम रह गया। तो सिंपल सी बात ये बताई जाती है, अगर कोई तुम्हें फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा पे कर रहा है दैन इज़ नॉट अ मॉरन, ही गोना रिकवर दैट अमाउंट इन हिज लीज पेमेंट्स। जो भी आपसे वो लीज जो भी रिसीवेबल है, लीज रिसीवेबल है, उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट कर लेगा एंड सम हाउ ही विल रिकवर द अमाउंट। तो हम आज ही एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस आज ही हम उस चीज़ को एक सेपरेट लाइबिलिटी की तरह लिखा देते हैं। ये नहीं ना, डिफरेंस इन एस पी एंड एफ वी विल बी रिकॉग्नाइज अ सेपरेट लाइबिलिटी। फिर कैलकुलेट करेंगे हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर लीज कॉन्ट्रैक्ट एंड स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, एडिशनल ऑब्लिगेशन और नॉर्मल लीज पेमेंट। एडिशनल ऑब्लिगेशन कौन सी होगी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर कितना रिटेन करना है, कितना रिटर्न करना है, वो इस तरह से हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस उसमें निकल जाएगा। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, उसी को कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा थी, 30 लाख थी और फेयर वैल्यू थी उसकी 27 लाख। तो हमने 27 लाख ले ली, इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया तो 12 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब ये 12 लाख का प्रॉफिट पूरा नहीं रिकॉर्ड कर सकते, उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना हमने ट्रांसफ़र कर दिया, जितने एसेट की अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दी उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख। ये हमने प्रेजेंट, एक लाइबिलिटी तो सेम रहेगी हर केस में लाइबिलिटी सेम रहेगी। 2 लाख इंटू 7.469 हर केस, मतलब कि जो इससे पहले भी हम केसेस कर रहे थे और सेल एंड लीज बैक के केस में भी वो सेम रहेगी, 14,94,000 ही रहेगी। वो उतने से ही उसकी एंट्री देख यहाँ पे पास हो गई है। 14,94,000 के अंदर वो 14,94 के अंदर वो है ना एडवांस लाइबिलिटी, उसको अलग कर देंगे और ROE एसेट इतने भी आ जाएगी। ROE एसेट नहीं आएगी इतने पे, लीज लाइबिलिटी आएगी 11,94 पे, ठीक है। ROE एसेट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 लाख रुपए का जो हम कमा रहे हैं प्रॉफिट, वो हम 27 लाख पे कमा रहे हैं। अब यहाँ पे 30 लाख एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या थी क्या नहीं था, हम फेयर वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि विच एवर इज लोअर वाला सीन समझ ले। तो 11,94,000, 6,63,333 हमारी कॉस्ट आ गई। हाँ, जो मतलब कि उसकी कैरिंग अमाउंट है उसी को पे रिकॉर्ड करेगा ना ROE को, ठीक है। और ट्रांसफ़र कितना कर दिया हमने, जो बच गया। प्रॉफिट कितने पे रिकॉग्नाइज करेंगे, जो ट्रांसफ़र कर दिया, 6,69,334, वो हमने 2P&L में डाल देंगे। 34 ले लिया, 333 ले लिया, एक ही बात है, और ये ख़त्म हो गया।